न्यूमेरिकल 4.1 है हमारे पास। अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक लॉन मूवर है, हम घास की कतरन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो उसका झुकाव है हॉरिजेंटल सरफेस के साथ, यानी कि सतह ज़मीन के साथ जो ये एंगल बना रहा है, इसका ये हैंडल ये 20 मीटर सॉरी 20 डिग्री बना रहा है। और हमने कट्स स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग, हमने घास की कतरन जो है वो 20 मीटर लॉन्ग तक की है। अब यहाँ पे जो मैन है वो 40 न्यूटन की फोर्स से इसको मूव करवा रहा है, तो हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन है 40 न्यूटन है, थीटा एंगल जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहा है 20 डिग्री गिवन है, और कितनी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है घास की कतरन के दौरान, वो 20 मीटर है। तो तीनों चीज़ें हमें गिवन है। वर्क डन हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा के इक्वल, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और थीटा जो है उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। कॉस थीटा कॉस 20 डिग्री 0.93 है, कैलकुलेटर से आप फाइंड करें, और इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 751.68 जूल जो वर्क डन है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 7.5 10 टू पावर रेज 2 जूल आ जाएगा। आगे हम मूव करते हैं 4.2 की तरफ, वो है और रेन ड्रॉप जिसका मैस है 3.35 10 टू पावर इज -5 किलोग्राम, falls vertically at a constant speed under the influence of the force of gravity and friction. In falling through 100 meter, much work is done by gravity and friction. कह रहा है कि हमारे पास एक रेन ड्रॉप है, वो जब वो वर्टिकली नीचे मूव कर रहा है तो उस पे दो तरह की जो फोर्सेस हैं वो असरअंदाज हैं। एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड है, आप देख रहे हैं, और एक है एयर फ्रिक्शन आप कह लें, वो अपवर्ड उसको धकेल रही है पार्टिकल को। तो इन दोनों सूरतों में वर्क डन जो है वो कितना होगा। तो हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक मैस हमें गिवन है 3.35 10 टू पावर इज -5 kg। हाइट जो है वो ड्रेन ड्रॉप की वो 100 मीटर है, यानी कि सतह ज़मीन से जो सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, वहाँ से उसकी जो हाइट है रेन ड्रॉप की वो 100 मीटर है। तो पहले हम वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिंपल फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा। डी की जगह हमने एच लिख दिया है क्योंकि अब जो डिस्प्लेसमेंट की बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट हो रही है। जब हाइट की बात होगी तो उस वक्त फिर हम डी की बजाय एच लिख लेंगे। तो अब जो हमारे पास हमने ये कॉस थीटा को रिप्लेस इसलिए कर दिया कि अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी डाउनवर्ड है ना, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रही है, फोर्स भी डाउनवर्ड लग रही है। अब जो फोर्स और जो हाइट है, यानी कि हम इसको अगर हाइट को हम डिस्प्लेसमेंट कहें तो पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है ना, उसकी हाइट कम हो रही है, यानी कि हाइट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ग्रेविटी की अपना फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है यानी कि उसकी हाइट कम हो रही है मूव करते हुए, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी असरअंदाज होगी। तो उस सूरत में हमारे पास जो थीटा होगा वो ज़ीरो होगा और कॉस ज़ीरो 1 होता है। तो इसलिए हमारे पास ये एफ़ और एच बच जाएंगे। एफ़ और एच की हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3283 10 टू पावर -5 जूल। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डेसिमल में कुछ आ जाएगा 0.0328 जूल। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है ये आपने कैलकुलेटर से करनी है। उसके बाद है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन में ये देखें, गौर से देखें कि फ्रिक्शन जो है एयर फ्रिक्शन इसको क्या करवा रही है, ऊपर की तरफ दिखेलना चाह रही है, लेकिन पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो चाह रही है कि पार्टिकल डाउनवर्ड मूव ना करे, यानी कि वो अपवर्ड लग रही है।
और पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। तो इस सूरत में दोनों जो की डायरेक्शन यानी कि फोर्स की और हाइट की, जिसको हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, हाइट को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब इन दोनों की एयर फ्रिक्शन फोर्स और पार्टिकल की जो मोशन है वो क्या है, ओपोजिट है, 180 डिग्री आ गया। समझ आ गई बात की, 180 डिग्री एंगल बन गया। तो कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, तो एफ एच आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ वही हैं, लेकिन आंसर जो आएगा मैग्नीट्यूड तो वही होगा, लेकिन साथ माइनस का साइन आएगा। ये शो करता है कि जो वर्क डन हुआ है दोनों सूरतों में वो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ये माइनस का साइन ये शो करता है, ये जो साइन माइनस का लगा हुआ है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं 4.3 की तरफ। 4.3 हमारे पास है कि 4.3, हाँ, 10 bricks each 6 centimeter thick and mass 1.5 kg lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? हमारे पास ये 10 ब्रिक्स हैं, 10 ब्रिक हैं, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि अगर इस ईंट के ऊपर एक ईंट पड़ी हो, फिर इसके ऊपर दूसरी, फिर इसके ऊपर तीसरी, इस तरह से ये स्टैक बन गया ना, स्टैक ऑफ ब्रिक। तो अब आप बताएं कि अगर एक के ऊपर एक आए, एक के ऊपर फिर एक आए और स्टैक लग जाए तो कितना वर्क डन होगा। अब यहाँ पे जो हाइट है 6 सेंटीमीटर बताई गई है, किसकी, ये जो ब्रिक की हाइट है। तो अब 6 सेंटीमीटर हर ईंट की क्या होगी, ये हाइट होगी, और मैस कितना है हर ब्रिक का 1.5 kg। तो हम कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, मैस गिवन है, हाइट गिवन है, और टोटल ब्रिक कितनी है हमें पता है 10 है। वर्क डन हमने टोटल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है, लेकिन अब इस हाइट को ज़ीरो कहेंगे, इसलिए कि हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है जो इसका एक ईंट का दूसरी ईंट के ऊपर है, इस ईंट का इस ईंट के ऊपर, इस तीसरी ईंट का इस दूसरी ईंट के ऊपर जो वर्क डन है, और फिर सारा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हाइट, एक्चुअल हाइट कहाँ से स्टार्ट होगी, ईंट 1 से, ईंट 1 की इस सतह से लेकर यहाँ तक हाइट h1 होगी, और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट h2 होगी। तो इसी तरह हाइट में इजाफा होता जाएगा। तो वो वैल्यूज़ हमने इस तरह से पुट की। वर्क डन फर्स्ट में क्या होगा, mgh, h क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो होगा। वर्क डन जब सेकंड ब्रेक का होगा तो उस वक्त हाइट क्या थी, h1 या h कह लें, और इसी तरह थर्ड वर्क जब होगा तो 2h होगा। तीसरी ईंट का देखें हाइट कितनी है 2h, तो ये कितना हो जाएगा तीसरी ईंट पे, यहाँ पे अगर देखा जाए तीसरी ईंट पे तो 2h यानी कि 2mgh। इस तरह हमने 10 ब्रिक का इस तरह से वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब इस सारे को ऐड करेंगे, तो अब सारे को जब ऐड किया 0 mgh, 2 mgh, 3 mgh, ये देखें सारा mgh ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 45 mgh। m हमारे पास कितना है, मैस ईच ब्रिक 1.5, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और हाइट कितनी है हर ईंट की पता है आपको 0.06। आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर है तो 6 लिखना चाहिए था, नहीं, जो 6 है सेंटीमीटर है उसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटी है ना, तो अब जब सेंटी आएगा, सेंटी को ख़त्म करने के लिए हमें 6 को 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 0.06 मीटर हो जाएगा। वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, 39.69 जूल वर्क आ गया। अब इसको अगर हम आसानी के साथ लिखें तो वो हमारे पास ओवरऑल जो है वो 40 जूल वर्क डन आएगा। अब हम 4.4 की तरफ मूव करते हैं। अ कार अ मैस 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहा है कि एक कार है वो उसका मैस 800 kg है और वो ट्रैवल कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर के साथ, और फिर क्या हुआ कि एकदम से वो 60 मीटर पे जो है वो क्या कर गई, रेस्ट कर गई। तो आप ये बताएं कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार पे कितनी लगी, यानी कि कार जैसे ही, रिटार्डिंग फोर्स से मुराद कि अगर कार मूव कर रही थी तो उसकी स्पीड में कमी लाने वाली जो फोर्स होगी उसको रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे।
तो वो कितनी थी? व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी? कार मूव कर रही थी ना, तो अचानक वो क्या हो गई, सडनली स्टॉप हो गई। तो जैसे स्टॉप हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो वो कह रहा है वो ओरिजिनल उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किधर चली गई है, तो वो हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास मैस कितना है कार का, 800 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलो, जब किलो है तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाएंगे, पर आवर है तो 3600 के साथ डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आ गई। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, सडनली स्टॉप हो गई कार, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया स्टॉप होने तक, 60 मीटर। हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स और ट्रांसफॉर्म्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किधर चली गई, किस शक्ल में ट्रांसफ़र हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें पता है वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिखा, यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है, हाफ एम कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, वी एफ स्क्र माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आता, माइनस वी आई स्क्र, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 15। वो हमने वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया -1500 न्यूटन। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है। जब भी माइनस का साइन आएगा इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स होगा, और रिटार्डिंग फोर्स से मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूव करने की सलाहियत को कम करना, वो हमारे पास जो फोर्स होगी वो रिटार्डिंग फोर्स होगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी। हमें पता चला कि जो कार की एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज़ होती गई वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने के साथ साथ, और जैसे ही सडनली स्टॉप किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, और वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई। ये इसका आंसर है। आगे 4.5 की तरफ आते हैं। 1000 kg automobile at the top of an incline 10-meter high and 100-meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom if the average retarding force due to friction is 480 Newton? हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है, गाड़ी कह लें आप उसको, वो 1000 kg है। अब इस गाड़ी को हम 1000 kg इसका मैस है। अब इसको हम मूव करवा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसकी जो इंक्लाइन प्लेन की हाइट है वो है 10 मीटर, और ये जो मूव करेगी ये 100 मीटर तक मूव करेगी। जब मूव करेगी तो इसके रास्ते में एक फ्रिक्शनल फोर्स सरअंदाज होगी। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, 480 न्यूटन होगी। 480 न्यूटन होगी तो हमने फाइंड इसमें क्या करना है कि वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्चुअली क्या होगी, रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि वो इसकी स्पीड को क्या कर रही है, कम कर रही है। तो फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज़ इट स्पीड एट द बॉटम। तो इस बॉटम पर इसकी स्पीड क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास सारा डाटा यहाँ पे गिवन है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखें वो कैसे, जब ये ऑटोमोबाइल यहाँ पे स्टॉप पोजीशन पे थी तो उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक हो गया। लेकिन जब इसने मूव करना शुरू किया तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो टायर और इसकी सरफेस के साथ है, वो इसकी कार की जो मूवमेंट है उसको कम करेगी फ्रिक्शन फोर्स, तो वो रिटार्डिंग फोर्स होगी ना। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये सिंपली फार्मूला है। अब हमने चूँकि इस v को निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी, तो ठीक हो गया। v स्क्वायर जो अब यहाँ पे सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, और v स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये देखें। अब इसको इसके साथ डिवाइड किया और इसका लेंगे हम स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी एट द बॉटम वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। 4.6 है, 100 मीटर क्यूब of water is pumped from a reservoir into tank 10 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If density of water is 1000 kg per volume, find the decrease in potential energy, the power delivered by the pump.
तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रिजर्वायर है। वाटर रिजर्वायर से मुराद के इसकी पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और यहाँ से फिर 10 मीटर हाइट पर ये एक टैंक है जिसको हम भर रहे हैं। और कितना पानी जा रहा है जी, नीचे से रिजर्वायर से ऊपर 100 100 क्यूब है, ठीक है, 100 मीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे यहाँ से पानी ऊपर यहाँ पे टैंक में जा रहा है, 10 मीटर हाई है फ्रॉम द सोर्स ये टैंक की। तो डेंसिटी ऑफ वाटर में गिवन है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वाटर जो है यहाँ पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ही, लेकिन अगर वो 10 मीटर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो जब हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज़ हो गया। तो ये चीज़ फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना इजाफा होगा, कितनी इंक्रीमेंट होगी। दूसरा ये कि द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। अब ये पंप जो है ये पावर तो लगा रहा है ना इस पानी को मूव करवाते हुए, तो अब इसकी पावर भी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है, वॉल्यूम हमें पता है 100 मीटर क्यूब है, हाइट 10 मीटर है, टाइम 20 मिनट्स है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 20 को, तो क्या करेंगे 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1200 सेकंड आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए हमने पहले मैस को फाइंड करना है, वाटर का मैस कितना है। तो मैस होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो हमने क्या किया कि वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास एक्चुअल ये जो इसका मैस आ गया 100,000 kg। इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh के, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 9.8 10⁻⁶ जूल। दूसरा है कि पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, कि कितनी पावर डिलीवर्ड की गई पंप से पानी को मूव करवाने के लिए वाटर रिजर्वायर से टैंक तक। तो वो हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की 9.8 10⁻⁶ जूल, और टाइम हमारे पास था 1200 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 8.16 10⁻³ वाट आ गया। 10⁻³ को हम किलो भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल हमारे पास क्या आ गया 8.9 किलो वाट। तो ये हमारे पास अगर इसको सॉरी ये 9 है या आई थिंक या 2 आएगा, 8.2 किलो वाट आएगा। उसके बाद 4.7 है हमारे पास कि a force thrust of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling an atom while at 80 kilometer per hour. What power in kilowatts must the engine develop? कह रहा है कि एक कार है, आप कार कह लें, गाड़ी कह लें, वो उसका फोर्स लगाती है 400 न्यूटन रिक्वायर्ड। 400 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है किसको, रोड फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और एयर रेजिस्टेंस जो होती है उसको कम करने के लिए हमें 400 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो अब कार मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो गाड़ी को कितनी पावर लगानी पड़ेगी। हमारे पास डाटा है फोर्स हमें कितनी चाहिए ओवरऑल रोड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए 400 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी है कार की 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलो यानी कि 1000 के साथ मल्टीप्लाई, पर आवर है तो 3600 सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पावर हमने फाइंड करनी है। वी नो दैट पावर इक्वल होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फोर्स भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8880 वाट। तो हमारे पास जो पावर है वो आ जाएगी 8.88 10⁻³ वाट। 10⁻³ वाट जो है यहाँ पे अगर देखें आप तो किलो है, तो आप इसको के भी लिख सकते हैं। तो पावर एक्चुअल क्या कि 8.9 किलो वाट। 4.8 है, हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 10⁻7 मीटर पर सेकंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है
उसको हमने मूव करवाना है रेस्ट पोजीशन से, और उसकी फिर स्पीड हो जाए 2 टू पावर 7 मीटर पर सेकंड, और इसको हम डिस्टेंस कितना मूव करवाना चाह रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो कितनी फोर्स लगेगी। तो हमारे पास सारा डाटा गिवन है, मैथ गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है चूँकि रेस्ट पे था इलेक्ट्रॉन, और फाइनल वेलोसिटी जितनी हम इसको मूव करवाना चाह रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव करवाना चाह रहे हैं 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, और कितना मूव करवाया है 5 सेंटीमीटर, फोर्स कितनी लगेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है सॉरी। तो यहाँ पे वर्क डन एफ डी के इक्वल है, और चेंज इन काइनेटिक हमने ये लिख लिया। यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, ज़ीरो पे है। तो ज़ीरो यहाँ पे अगर ज़ीरो पुट करेंगे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं और फोर्स को हमने सेपरेट किया है, तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.6 10⁻⁻15 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए 5 सेंटीमीटर तक। 5.9 की तरफ आते हैं। अ डाइवर वेइंग 750 न्यूटन dives from a board 10 meter above the surface of the pool of water. Use the conservation of mechanical energy to find the speed at 0.5 meter above the water surface, neglecting air friction. हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पे एक डाइवर है, वो उसका वेट है 750 न्यूटन, ठीक हो गया। अब और ये जो पूल है, ये जहाँ पे ये स्विमिंग पूल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर हाइट बनती है टोटल, ठीक हो गया। हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, यूज़ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड द स्पीड एट 0.5 मीटर। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 10 मीटर था ना, लेकिन अगर वो ये डाई लगाते हुए 5 मीटर तक यहाँ तक जब पहुँचता है तो उसकी आपने क्या बतानी है, तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि स्पीड कितनी है, ठीक हो गया। स्पीड कितनी है जब ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके लिए हमारे पास डाटा है। वेट कितना है इसके पास, वेट इसके पास है 750 न्यूटन mg लिख लेंगे इसको। और हाइट कितनी है फ्रॉम द बेस, इस पोजीशन से यहाँ तक 10 मीटर, और हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाटर सरफेस h2। और अगर वो मज़ीद फासला तय करके 10 मीटर से 5 मीटर तक आता है तो उसको हाइट h2 कह लें। स्पीड ऑफ वाटर हमने फाइंड करनी है जब h2 तक आए, यानी कि 5 मीटर तक आए, तो इस जो डाइवर है उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। तो अब देखें कि ये जो गेन इन काइनेटिक कितनी है, हाफ mv², ठीक हो गया। जब ये डाई लगाएगा तो अब उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कम हो रही है ना, पहले यहाँ पे ज़्यादा थी, अब यहाँ पे जब आ जाएगी तो कम हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, 5 मीटर। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, h1 - h2, यानी कि 10 से अगर आप 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे देखिए मैथ्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, v² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 98। इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 9.9 मीटर पर सेकंड उस डाइवर की वेलोसिटी होगी जब वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसके बाद 4.10 है, आ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर, व्हाट इज़ हिज स्पीड एट द बॉटम if the slide is frictionless? If he reaches the bottom with a speed of 6 meter per second, what percentage of his total energy at the top of the slide is lost as a result of friction? हमारे पास एक बच्चा खेल रहा है यहाँ पे स्लाइड पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है ये 4 मीटर बनती है। आपने ये बताना है कि जब ये बच्चा मूव करता हुआ यहाँ पे एट द बॉटम आएगा तो इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। और दूसरे केस में वही कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि अगर 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इसकी स्पीड हो तो कितने % एनर्जी जो है वो लॉस हुई है, ठीक हो गया। कि यहाँ पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब मूव करके यहाँ पे आया तो कुछ लाजम बात है फ्रिक्शन की वजह से भी एनर्जी लॉस हुई है, तो वो कितनी हुई है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बॉटम पे वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो स्टॉप पे था तो क्या थी 0 vi 0 होगा।
हाइट 4 मीटर है, स्पीड एट द बॉटम कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस वो भी हमने फाइंड करना है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी कि हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू एम जी एच, एम एम के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वी स्केयर हमारे पास आ जाएगा 78.4, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लिया तो 8.8 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई है कहाँ पे, एट द बॉटम। अब कह रहा है कि अगर उसकी वेलोसिटी फ़र्ज़ करें वो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड एट द बॉटम, ठीक है, हमने तो जो फाइंड की है वो तो फाइंड की है, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि अगर उसकी वेलोसिटी फ़र्ज़ करें कि वो 6 मीटर पर सेकंड है तो तब एनर्जी कितनी लॉस हुई है फ्रिक्शन की वजह से भी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप एम जी एच थी, चूँकि जब स्टॉप पे थी, और एम मैस है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 रहती है हमेशा से, और हाइट कितनी है 4, तो 39.8.2 मैस है, ये मीटर नहीं है, मैस इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी एट द टॉप। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम हाफ एम वी स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे वी स्क्वायर कितना है, वी है हमारे पास 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 एम आ जाएगा मैस, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे है। अब लॉस कितनी हुई है, जो इनिशियल सी उसमें से फाइनल को माइनस करेंगे 39.2 माइनस 18, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21.2 मैस आ जाएगा। अब परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई है, लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए लिखा है कि परसेंटेज बतानी है। अब 21.2 जो है लॉस एनर्जी हुई है, एक्चुअल कितनी थी जब वो स्टॉप पे थी 39.2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी 54% आ जाएगी।